जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आपने एक भी डेयरी का आवंटन नहीं किया। अब मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में चाहे वो ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, इसके लिए 18 फरवरी 2022 को एसीएस की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि 1000 डेयरी बूथ आवंटन जयपुर शहर में किए जाएंगे और आपने अभी तक 9 किए हैं। 24,500 आवेदन तो जयपुर ग्रेटर में और 12,000 आवेदन जयपुर हेरिटेज में। इस प्रकार से 36,000 से ज़्यादा आवेदन आपने शुल्क लेकर के गरीबों के जमा कर लिए और 2 साल होने के बाद भी एक व्यक्ति को भी आपने अभी तक डेयरी बूथ आवंटन नहीं की। तो दोनों निगमों में आप क्या आपका विचार है, आप इनको डेयरी बूथ आवंटन करेंगे या जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वो केवल घोषणा रहेगी? कृपया बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि हेरिटेज और ग्रेटर का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21-22 में जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में था 5,000 डेयरी बूथ आवंटन किए जाने की घोषणा की थी। इसके अगेंस्ट हमने पूरे राजस्थान में 5,269 बूथ खोल दिए गए। जयपुर का जहां सवाल है तो माननीय सदस्य की जानकारी में देना चाहूँगा, जयपुर में 268 बूथ खोले गए, लेकिन शहरी एरिया में कम खुले। ये मैं मानता हूँ, उसका कारण भी है। और पहला प्रश्न आपने किया था कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में एक में नहीं खुला, एक में खुला। तो 4 मुझे जो रिपोर्ट है, जयपुर हेरिटेज में नंबर 1 श्रीमती बानो बेगम पत्नी इब्राहिम खान को बक्सा कुंड नादर उत्तर आ गया, दोनों 4 और 6 मिला। और जयपुर ग्रेटर में 6 मिले, गीता सैनी, केशव देव सैनी। तो ये जो मेरे पास रिपोर्ट है दोनों। माननीय सदस्य, इनका कहने का मतलब ये जो 6 आपने बताए हैं वो भी उसी में वो जो आपको जो उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य के हिसाब से 10 के 10 उसमें केवल हेरिटेज में। आपने 10 के 10 बताया, मुझे जो सूचना दी दोनों अलग अलग दी, 6 एक में और 4 एक। मैं इसको एक मिनट आप मेरा जवाब आने दे, तो मैं इन दोनों को दिखवा लूंगा। अगर गलत सूचना दी तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। दोनों का मुझे अलग अलग दिया। दूसरा, हमारी मंशा मुख्यमंत्री जी की साफ थी, अभी चिंतन शिविर में भी इस पर चर्चा हुई। तो अभी 5,000 के अगेंस्ट 5,269 पहले खोल दी। अभी फिर सेकंड में जो 22-23 में जो घोषणा की 5,000 की, उसमें 1,000 हम अलग अलग जिलों को टारगेट दिया और खोल चुके हैं। बाद में इनके सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जयपुर डेयरी सरस दुग्ध विक्रेता संघ अन्य बनाम जयपुर नगर निगम, ये हाईकोर्ट गए। रीट संख्या 3,964 एंड रीट संख्या जो कोर्ट में लगी, उन्होंने जारी किया कि 200 मीटर का रेडियस चाहिए। जो इनकी यूनियन है उनकी वजह से इनके सामने दिक्कत आ रही। फिर भी हमने नए नियम बनाए। उन नियमों में एक कमेटी गठित की जिसमें अकेले डेयरी के हाथ में नहीं है, इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, आयुक्त, अधिशासी अभियंता, एक तो ये अध्यक्ष होगा इसका, सेकंड जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि होगा, तीसरा दूध संघ का एमडी होगा, चौथा पुलिस अधीक्षक का यातायात ट्रैफिक का प्रतिनिधि होगा, संबंधित विकास प्राधिकरण नगर सुधार न्यास का प्रतिनिधि होगा, राजस्थान आवासन मंडल जहां इफेक्ट होता वो होगा, रिक्को जहां इफेक्ट होता वो होगा, स्वयं शासन विभाग के मनोनीत 2 सदस्य। इनकी कमेटी इनके पार्षदों के झगड़े की वजह से, जो मेरे पास रिपोर्ट है, आवंटन हमने एप्लीकेशन मांगी, आवेदन मांग रखे, 1 से स्थान पर अधिक एप्लीकेशन आने पर लॉटरी का कर रखा। तो इन्हीं को करना है, हमारे डेयरी या पशुपालन गोपालन डिपार्टमेंट को नहीं करना। तो ये इन्हीं के पाले में गेंद है, ये चाहे जैसा करवा लें। अगर दिक्कत आ रही, फिर भी चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता की कि भाई शहरी एरिया में कम खुले, ग्रामीण एरिया में ज्यादा खुले, तो इसमें भी खोलें आप। ग्रामीण में खोल रहे अच्छी बात, शहर में भी खोले। तो इसके अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एक कमेटी इनकी मीटिंग कर रहे हैं, अभी आदेश भी जारी किया। तो बहुत जल्दी इनकी जो मांग है उसके आधार पर हम कार्यवाही करके खुलवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एसीएस पवन गोयल की अध्यक्षता में फरवरी 22 में मीटिंग हुई। उसमें ये जो नाम बता रहे हो सारे अधिकारी थे और उसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय किया कि 1,000 बूथ जयपुर शहर में आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद 36,000 लोगों ने आवेदन माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है, 36,000 एप्लीकेशन आई हुई है, क्या सरकार
इस पर निर्णय करेगी, जिससे वहां पर जयपुर ग्रेटर और जो हेरिटेज दोनों में बूथ खुले हैं। ये मैं मोटा प्रश्न है, दैट्स ऑल। बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी सर। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 37। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में निर्मित आवासों का ग्राम पंचायत वार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संकलन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ का ग्राम पंचायत वार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर संकलन है। खंड 3, जी हाँ, उक्त अवधि में आवंटियों को अनुदान की राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। जी नहीं, सरकार को अनुदान के भुगतान में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उक्त अवधि में प्रथम किस्त अनुदान राशि प्राप्त करने से शेष 142 आवासों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें बताया है कि अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें आवास पूर्णता का सर्टिफिकेट जिसने पहले जमा करवाया है उसको भुगतान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जो बाद में करवाता है उसको पहले भुगतान कर दिया जाता है। कई ऐसे मामले मेरे जो क्षेत्र के हैं, तो ये अनियमितताओं के अंदर नहीं आता क्या और इसका क्या कारण है? और एक मेरा ये प्रश्न है कि जो जॉब कार्ड किसी का था और मकान किसी को आवंटित कर दिया, ऐसा एक प्रकरण 22A जो मेरी नवगठित पंचायत है, सतपाल पुत्र जगदीश के नाम से मकान था और जॉब कार्ड नंबर 270 है और किसी अन्य संतोष देवी के नाम से बना दिया गया है। क्या ये अनियमितताओं में नहीं आता है? और इसी के साथ जो 4 MSR हमारी पंचायत है उसके अंदर स्वीकृत मकान जो मुझे आंकड़े दिए गए उसमें बताया गया है 68 बताया गया है और जो लाभान्वित बताया गया है वो 70 है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये जो जवाब दिया गया है, इसके बारे में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जो अनियमितताओं की बात आप कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर शिकायत हो तो आप मुझे बता दें, उसके अगर किसी ने अनियमितता की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अनियमितताओं के अलावा कोई शिकायत आई थी कि भूमिहीन है या कुछ 142 जो आपके प्रथम किस्त वाले शेष रहे हैं, उसमें 132 जो आदमी हैं खाता आधारित थे और उनका जो आधार कार्ड से मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनका नहीं हो पाया। दिसंबर जनवरी में अब हम इसको उनका खाता आधारित करके और उनको 1 महीने के अंदर उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा प्रथम किस्त का। दूसरा जो आप जॉब कार्ड ही कह रहे हैं, तो आपकी विधानसभा में 13 जॉब कार्ड हैं, डुप्लीकेट हैं, तो वो उस पर प्रदर्शित नहीं हो रहे, इस वजह से उनका भुगतान नहीं हुआ है। जो फर्स्ट किस्त आ चुकी है लेकिन सेकंड किस्त नहीं डाली जा रही है, जो ये इसी का एक प्रकरण इसी में आ रहा है, तो उसके क्या कारण है? क्योंकि पहले जो बाद में आवेदन जो हुआ है उनकी तो आ गई है, लेकिन जो पहले से उनको नहीं दी जा रही है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड किस्त के बारे में आपको जानकारी माननीय सदस्य मैं बताना चाहूँगा कि उसके नींव भरने पर पहले फर्स्ट किस्त जारी हो जाती है। भूमिहीन है तो भूमि अलॉटमेंट होगी, उसके बाद उसको किस्त मिलेगी, पैसा तो मिल जाता है लेकिन काम शुरू नहीं हो पाता है। सेकंड किस्त लिंटर लेवल पे उस काम करेंगे तो सेकंड किस्त मिल जाएगी, पहली 15,000 की है, सेकंड है 45,000 की, थर्ड रूफ लेवल पे पहुंचेंगे तो 60,000 मिलेंगे, तो उसने काम नहीं किया होगा इसलिए पीछे रह गए। अगला प्रश्न श्रीमती साफिया। प्रश्न संख्या 38। जी हाँ, विभागीय दिशा निर्देशानुसार 500 NFSA राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर पुनर्निर्धारण किया जाकर आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकान का गठन किया जाता है। इस संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 26/12/2019 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जवाब बिंदु संख्या 1 में समाहित है। अध्यक्ष महोदय, दिशा निर्देश तो जारी हैं 26/12/2019 में, लेकिन इन दिशाओं के तहत कितनी कार्रवाई करी गई है? क्योंकि दुकानें तो नई बन नहीं रही हैं, राशन कार्ड अधिक संख्या में बन गए हैं, बहुत से राशन डीलरों की मृत्यु हो गई है, बहुत से लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो उसका एडिशनल चार्ज दूसरे डीलर को दे देते हैं, गांव के लोगों को ढाणियों
वालों को इतना दूर चल के आना पड़ता है, 6-6, 10-10 किलोमीटर, और जब जाते हैं तो राशन डीलर कहते हैं आज तक गेहूं नहीं है। प्रश्न तो क्या जल्द से जल्द इन नियमों की पालना होगी या नई राशन डीलरों की दुकानें आवंटित होंगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, मैं आपके पास डीएसओ को भेजूंगा। वैसे 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर कोई भी डीएसओ दुकान नहीं खोल सकता। ये अटैचमेंट को लेकर जो कर रहे हैं अभी, इसीलिए आपके यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, कमेटियां बन गई है। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। राशन की दुकान यदि कहीं दूर है तो आप प्रस्ताव बनाकर भेज दें। बाकी सदस्यों को भी मैं कह रहा हूं कि यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर राशन की दुकानें ज्यादा दूर है तो आप प्रस्ताव बनाकर भेजें। और आपका यदि कोई प्रस्ताव डीएसओ लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि तो जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, तो आप मेरे पास डायरेक्ट शिकायत भेजें। ऐसे डीएसओ के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न मेवाराम जैन, प्रश्न संख्या 39। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन हेतु स्वयं का भवन होना आवश्यक नहीं है। स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर स्वयं के भवन, सरकारी विद्यालय, सामुदायिक भवन, निशुल्क भवन एवं किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के बैठने हेतु स्थान, पेयजल, शौचालय, रसोई इत्यादि आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खंड 2, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 497 आंगनवाड़ी केंद्रों में से स्वयं के भवनों अर्थात विभागीय भवन में 282 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। शेष 215 आंगनवाड़ी केंद्रों में से किराए के भवनों में 61, सरकारी विद्यालयों में 82 एवं सामुदायिक भवन, निशुल्क भवन, अन्य भवनों में 72 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनका सूचीवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3, आंगनवाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय, स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग से निशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमशः किराए के भवनों, निशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों तथा विद्यालयों में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 497 में 282 भवन बने हुए हैं, 215 किराए पर चल रहे हैं, वो कब तक बनेंगे? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो भवन बने हैं क्या आंगनवाड़ी उसी भवनों में संचालित हो रही है? तीसरा मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि मंत्री जी जो राजस्व गांव है, जो कोई वार्ड है जिसमें आंगनवाड़ी नहीं खुली है, जहां घनी आबादी है, क्या उन स्थानों पर आंगनवाड़ियां खोलने का विचार रखती हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 282 की जो किराए के भवनों की और इनकी तो मैंने आपको उत्तर में बताया कि प्राथमिकता के आधार पर नए भवन बनते हैं, वो स्पष्ट है, उसमें प्रायोरिटी आ रही है और निशुल्क भूमि मिलेगी। तमाम चीज़ें आपकी जानकारी में मैंने इस उत्तर के माध्यम से दी हैं। जहां तक नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की बात माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, पिछले 4 वर्षों से इस विभाग के अंदर मैं कार्य कर रही हूँ और लगातार तमाम पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने नई आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के अपने अपने सुझाव और अपनी अपनी डिमांड्स हम लोगों को दी, लेकिन 2015 से आज तक भारत सरकार के पास हम लोगों ने, मैं 18 से आई हूँ, हमने 6 बार पत्र लिखा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी नई आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का नहीं दिया। 2015 से आज तक एक भी नई आंगनवाड़ी केंद्र सरकार ने हम लोगों को अलॉट करने के लिए नहीं दी। लेकिन मुझे खुशी है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8000 नई आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो ऐलान किया है, जो घोषणा की है, वो हमारे सभी सदस्यों के लिए और खास तौर से उन बच्चों के लिए, उन लाभार्थियों के लिए, उन गर्भवती माताओं के लिए, उन धात्री माताओं के लिए, उन किशोरी बच्चियों के लिए जिनको दूर जाना पड़ता था, जिनके नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे, उनके लिए हम लोगों ने घोषणा की है। माननीय सदस्य की चिंता के आधार पर अपने प्रस्ताव हम विभाग द्वारा मंगवाएंगे और जहां जनसंख्या के आधार पर हमें उचित लगेगा वहां नई आंगनवाड़ी हम लोग खोलेंगे। अगला प्रश्न नारायण बेनीवाल, प्रश्न संख्या 40। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर से नगड़ी तक कुल 293 किसानों की राशि 10,19,84,500 का मुआवजा दिया जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2, जी हां,
कुछ खसरों में भूमि विवाद के कारण मुआवजा वितरण नहीं हो पाया है, जिनका निस्तारण भूमि आपत्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर द्वारा किया जा रहा है। भूमि विवाद के निस्तारण उपरांत मुआवजा वितरण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम